हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 4 और 5 नवंबर 2021 के। और सारा का सारा पुराना करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कल से कंटिन्यूएशन में आपका कोई भी वीडियो जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगा और सुबह ही अपलोड हो जाया करेगा। तो आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले ताकि हम आगे बढ़े, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन हम वो करंट अफेयर आपके लिए कवर कर देंगे जो आपको हर एग्जाम में काम आएगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? डेली सेक्शन मिलेगा आपको, जिसमें आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, इसी तरह से आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और एक होगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर हफ्ते अटेम्प्ट कर सकते हो। दोस्तों, एक होगा मंथली सेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको 4 अलग अलग तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर पूरे महीने का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पूरे महीने का, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ जिसमें आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप करंट अफेयर को रिवाइज कर सको। और इसी के साथ आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको जो है वो अलग अलग टॉपिक्स की पीडीएफ मिलेंगी, ताकि एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे आप उससे कवर कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शन अलग से देंगे: डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों सेक्शन बैंकिंग एंड इकोनॉमी से ही रिलेटेड होंगे। और इसमें खास बात क्या है कि इसका क्विज जो है वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे होगा। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर जितना भी जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से कवर करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। और आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको इसका क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी जो है वो बताया जाएगा, ताकि आपको पता लग सके कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ये करंट अफेयर जो है वो बन सकता है और ये क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन एक खास बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप अभी अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो गाइड करूंगा कि आप 2 साल के लिए बाय करें, क्योंकि 2022 में जाके 2022 का बाय करोगे तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अभी बाय कर लोगे आपको 2021 के साथ साथ 22 का भी मिल जाएगा, और इतने में आपका एग्जाम भी जो है वो क्रैक हो जाना है। लेकिन दोनों सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो हम उसको क्लियर कर देंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 4 और 5 नवंबर 2021 का। लेकिन इसी के साथ आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मैं वादा करता हूं इसके बाद आपका कोई भी करंट अफेयर वीडियो जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगा और सारा का सारा अपलोड हो जाएगा। और सुबह तक जो है वो सारा करंट अफेयर अपलोड हो जाएगा। अभी के लिए आप जो है वो 4 और 5 और 1 तारीख का देख लीजिए, 2 और 3 का सुबह अपलोड हो जाएगा। और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। और आपने एक काम और करना है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है: कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया की तरफ से टॉप करता है, कौन सी लिस्ट के अंदर? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एशिया की रैंकिंग है, सिर्फ एशिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है और 2022 की है। रिसेंटली जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिलीज हुई थी पूरे वर्ल्ड की। उसमें इंडिया का आईआईएससी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, उसने टॉप किया था। इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। और अगर मैं एशिया की बात करूंगा तो इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो आया इसमें? आईआईटी बॉम्बे आया है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और एक बात इसमें याद रखनी है कि आईआईटी बॉम्बे का ओवरऑल लिस्ट में जो है वो 42nd रैंक है, मतलब इंडिया का टॉप पे है लेकिन 42nd रैंक है। और आईआईटी दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पे है, इसका 45th रैंक है। आईआईटी मद्रास तीसरे पे है, तो आपको अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली याद रखें। वैसे एग्जामिनर आईआईटी बॉम्बे पूछेगा, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेगा आईआईएससी बेंगलुरु के साथ। तो याद रखना है, अगर आपको सिंपल पूछा जाए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप करता है, तो वो आईआईएससी बेंगलुरु करता है। लेकिन अगर एशिया की रैंकिंग्स में पूछें तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो उसमें क्या करेगा? टॉप। आईआईएससी पीछे है, 56th रैंक है आईआईएससी का। लेकिन आपने याद नहीं रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा देख लेना है कि कितना मतलब डिफरेंस है या क्या रैंकिंग पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ियो। और
बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया है इसमें, 687 इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया गया है इसमें, जिसमें से इंडिया की कितने इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं, 118 यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें शामिल की गई हैं। और ये 2022 की रैंकिंग है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एशिया की रैंकिंग है, एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है। और पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे एशिया का जो एरिया है हमारा, उसमें से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने टॉप किया है चौथे साल लगातार। मतलब बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, तो चौथा साल जो है वो लगातार इन्होंने इस रैंकिंग के अंदर टॉप किया है। और ये जो इंडेक्स तैयार किया गया 11 मेन इंडिकेटर की हेल्प से जो तैयार किया गया, अलग अलग चीज़ें कि एकेडमिक्स कैसा है, बच्चे जो है वो किस तरह से प्लेस हो रहे हैं, उनको पैकेज मिल रहा है, प्लेसमेंट हो रही है, या एकेडमिक्स जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे हैं, तो कैंपस कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिले, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और पहला रैंक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का है, दूसरा एक चाइना की यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी या पेकिंग यूनिवर्सिटी, तो उनको ये रैंक दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं याद रखना। और इंडिया की 118 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, 687 की टोटल लिस्ट है, और 18 कंट्रीज में से ये लिस्ट जो है वो बनाई गई है। और दोस्तों, ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी है जिसका नाम है क्वेक कैरली सीमेंट्स, याद रख सकते हो अगर रखना है तो आपने। और ये अलग अलग तरह के डाटा जो है वो प्रोवाइड करती है, खास करके एजुकेशन सेक्टर के लिए रैंकिंग जारी करती है, और 2004 से लगातार ऐसा कर रही है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, डेजर्ट वॉरियर। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो सिर्फ यही है, डेजर्ट वॉरियर। और ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ हुई है? इजिप्ट के साथ हुई है। और एक बात और याद रखोगे कि ये कौन सी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स एक्सरसाइज है। मतलब इंडिया के एयरफोर्स के कुछ कमांडोज वहां पे पहुंचे, क्योंकि ये एक्सरसाइज इंडिया में नहीं हुई दोस्तों, ये कहाँ पे हुई है? इजिप्ट के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है, ये भी याद रखना है। तो तीन ही चीजें हैं इसमें, डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और कौन सी कंट्री में हुई है? ये हुई है इजिप्ट के अंदर। और ये 2 दिन की एक्सरसाइज रही है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही याद रख सकते हैं आप। अगला आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी को जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है 2021 की? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। हम इसकी एक अलग से भी वीडियो बना रहे हैं, आपको जो है वो कल मिल जाएगी ये वीडियो। और इसमें क्या है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो कि अपने आप में एक साल के बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। 2021 के इस बार प्रदर्शित किए, पिछली बार अगस्त में दिए गए थे, इस बार जो है वो अक्टूबर में दिए गए। तो आप कह सकते हो इसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं। इसमें एक कैटेगरी कौन सी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद कैटेगरी, और ये मिला है अवार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी को। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? सी होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से दी जाती है, मतलब यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। और रामनाथ कोविंद जी जो इन अवार्ड्स को प्रेजेंट करेंगे राष्ट्रपति भवन से 13 नवंबर को। ऑफिशियली ये अवार्ड्स कब दिए जाएंगे? 13 नवंबर को, लेकिन अनाउंसमेंट सारी हो चुकी है, और इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि इन लोगों को जो है हम ये अवार्ड देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत से चेहरे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसका तो आपको पता है, नाम चेंज कर दिया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। ऐसे द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी जो कि यूनिवर्सिटी को दी जाती है, एक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पोर्ट्स के अंदर एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, और 2021 के अंदर ये कैटेगरीज हैं। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी हर कैटेगरी के अंदर बता देता हूँ, क्योंकि इसका वीडियो हम अलग से डिटेल में बनाने वाले हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम जो है वो रिसेंटली चेंज किया गया था। आपको पता है, मेजर ध्यानचंद को पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड इस नाम से जाना जाता था। और इस साल जो है वो दोस्तों कितने लोगों को ये अवार्ड मिला है? ये मिला है 12 लोगों को। तो अपने आप में ये लिस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और 12 के 12 हमें याद रखने ही होंगे, एक बार में नहीं होंगे। रोज 3-3 करके कर लें, 4 दिनों में याद हो जाएंगे। रिवाइज करें उसको बार बार, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें, तो धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। और इसमें ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के प्लेयर जो हैं वो लिए गए हैं। हर कैटेगरी में आपको बता दूंगा कि कौन सी गेम से जो है वो बंदा बिलोंग करता है, हर चीज़ बता दूंगा। इसमें जहाँ से क्या पूछा जा सकता है, इसमें से खेल रत्न अवार्ड किसको नहीं मिला है या किसको मिला है, तो डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें ये कवर हो जाएगा। और 12 लोगों को मिला है। इसमें 25 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। और 1991-92 में जो है वो इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मनमोहन सिंह जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पीवी नरसिम्हा राव हमारे जो आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप इसकी एक लिस्ट भी देख सकते हो। देखो, नीरज चोपड़ा हैं, रवि कुमार दहिया हैं, लोवलीना बोर्गोहेन हैं, इसमें आपको अवनी लखेरा मिलेंगी,
और साथ ही साथ आप देख सकते हो इसमें एक और नाम मिथाली राज आप देख सकते हो, सुनील चेत्री फुटबॉल से, मनप्रीत सिंह हॉकी से। तो ये वो नाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ओलंपिक्स में या पैरालंपिक्स में बार बार इनका जो है वो जिक्र हुआ है। तो ये वो नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं और बहुत नाम जो है वो इन्होंने अपनी अपनी फील्ड के अंदर कमाया है। तो इसमें भूलना नहीं है कि किसको मिला है किसको नहीं मिला, मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ तो वहाँ से कवर करेंगे। तो अर्जुन अवार्ड आप देख सकते हो, अर्जुन अवार्ड जो है वो लाइक इस बार 35 लोगों को मिला, 35 पर्सनैलिटीज़ को मिला है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1961 में अर्जुन अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसमें 15 लाख रुपए की जो है वो राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए की। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख की, इसमें 15 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। इसमें भी बहुत बहुत बड़े नाम हैं, जैसे वंदना कटारिया हैं हॉकी से, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। संदीप नारवाल हैं कबड्डी से, और इसी तरह से अभिषेक वर्मा हैं शूटिंग से। बहुत बड़े नाम हैं लेकिन हम सारे नहीं याद कर पाएंगे इसमें, क्योंकि 35 नाम हैं और जिसमें हॉकी के बहुत ज़्यादा नाम हैं, क्योंकि हॉकी की सारी टीम जो है वो ऑलमोस्ट इसमें शामिल की गई है। तो इसलिए इसमें जो है वो ज़्यादा प्लेयर्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दोस्तों आपको पता है कोच को दिया जाता है किसी भी स्पोर्ट्स या गेम्स के। तो इसमें दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी होती है, एक रेगुलर कैटेगरी होती है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी है उसमें तो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस बार ये अवार्ड जो है वो 10 लोगों को मिला है, 5 जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में और 5 जो है वो रेगुलर कैटेगरी के अंदर मिला है। इसमें भी कुछ नाम है इंपॉर्टेंट से, फिर से सारे नहीं याद करेंगे, मैं आपको बताऊंगा जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से नाम जो है वो आपने याद रखने हैं। सिर्फ उन्हीं को याद कर लें क्योंकि हम बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड में 35 हैं, इसमें 10 हैं, इसमें 12 हैं, तो इतने नाम नहीं याद रख पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर फोकस करें। इसी तरह से ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो ये भी जो है वो इस बार 5 प्लेयर्स को मिला है। इसमें भी हमने 2 प्लेयर्स जो है वो याद रखने हैं, कौन कौन से करने मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार 2 ऑर्गेनाइजेशंस को आप कह सकते हो, 2 श्रृंखलाओं को जो है वो ये अवार्ड मिला है स्टेट और नेशनल लेवल पे। स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, एक है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इनको ये अवार्ड मिला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये उस यूनिवर्सिटी को मिलती है जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया उन्होंने पूरे साल के अंदर, और ये किसको मिला है, पंजाब यूनिवर्सिटी को। तो मैं आपको एक ब्रीफ सा कर चुका हूँ कि ये अवार्ड जो है वो इस तरह से मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, और सारे के सारे नाम जो है वो याद रखेंगे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक नाम है, इसलिए पूछने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आपको पता है कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, हमीरपुर। हमीरपुर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तो देखो बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर तो कर लिया है, लेकिन अब इसको याद भी रखना है और किस तरह से करना है बता दूंगा। लेकिन अब बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ, ताकि वो दीनदयाल जो हमारा अन्नतोदय योजना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर, तो उसको जो है वो सहयोग कर सकें। तो इसमें होता क्या है पहले तो ये समझना है, न्यूज़ बहुत आसान हो जाएगी। जो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, दीनदयाल अन्नतोदय योजना हम इसको कह देते हैं, इसके अंतर्गत जो वुमेन बिजनेसेस हैं, लाइक जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, औरतें जो हैं वो एक ग्रुप बना के जो है वो काम करती हैं, तो जो भी वो कुछ बनाती हैं, चाहे वो हाथ से बनाती हैं चाहे वो मशीन से बना रही हैं, तो उन सामान को कहाँ पे बेचा जा सकता है, फ्लिपकार्ट पे बेचा जा सकता है। तो ये एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, फ्लिपकार्ट के साथ। अब क्या होगा भाई, अगर आप ऑनलाइन किसी साइट के साथ जुड़ोगे जैसे फ्लिपकार्ट के साथ, तो वहाँ पे सामान बेचोगे, आप कितने लोगों के साथ जुड़ोगे, कितने कस्टमर्स के साथ जुड़ोगे, तो आपका सामान जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बेच सकते हो, तो आपकी इनकम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी टारगेट है कि हमने जो वुमेन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी कमाई जो है वो कम से कम 1 लाख रुपए तो कर ही देनी है 1 साल की, तो ये टारगेट भी रखा हुआ है, तो इसके थ्रू जो है हेल्प मिलेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है ताकि यार छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, औरतें घर पे बैठ के काम कर रही हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए है, सबके लिए है, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस किया जा रहा है, औरतों के लिए फोकस किया जा रहा है, ताकि जो वुमेन स्पेशली जो अपना सामान बनाएंगी वो फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है वो 10 करोड़ कस्टमर के साथ जुड़ सकती हैं। और फ्लिपकार्ट का जो समर्थ प्रोग्राम है वो इसी के लिए तो है। 2019 में फ्लिपकार्ट ने समर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि जो हाथ से बुनते हैं, हाथ से चीज़ें बनाते हैं,
उनको जो है वो ऑनलाइन एक ऐसा मार्केट मिल सके जहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी मिल सके, नॉलेज भी, मार्केटिंग भी हो सके, लेकिन उनका जो है वो समय व्यर्थ नहीं होगा और साथ ही साथ वो बहुत बड़े मार्केट के साथ जुड़ जाएंगे। और 1 लाख रुपया करना है, ये हमने रिसेंटली जो है वो कवर भी किया है क्वेश्चन को। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को कवर करना है कि किस तरह से ये आगे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में याद रखो, यूनियन मिनिस्टर कौन है? गिरिराज जी हैं, गिरिराज सिंह जी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? बेगूसराय। कौन सी है? बेगूसराय। कहाँ पे है बेगूसराय? बिहार के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्थ कार्ड स्कीम? एक हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो दोस्तों लॉन्च की गई है, अमित शाह जी की तरफ से लॉन्च की गई है। ये है सीएपीएफ पर्सोनल के लिए, मतलब जो हमारे पास सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनके लिए स्कीम स्टार्ट की गई है, ताकि हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज जो है वो उनको मिल सकें और कोई भी बाधा उसके बीच में ना आए, और सरकार जो है वो प्रोवाइड करेगी ये हेल्थ फैसिलिटी, कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। और इसका नाम क्या है? आयुष्मान सीएपीएफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है यार, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना हमारे पास है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं प्रति वर्ष, हर साल जो है वो मिलते हैं, और एक फैमिली को मिलते हैं, एक परिवार को मिलते हैं, ताकि जो हॉस्पिटल जो है वो इस स्कीम के अंदर लाए गए हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ओपीडी या कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा, अगर 5 लाख रुपए एक साल के अंदर कोई भी आपका खर्च आता है तो। अब ये जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उनके लिए भी उन्होंने कर दिया है कि आपको हेल्थ कार्ड हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो भी प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के अंदर हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे जाके आपका कोई ओपीडी है, आउट पेशेंट हेल्थ केयर है, या आप दिखाने के लिए जा रहे हो या कोई और प्रॉब्लम है, तो कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो हो सके। तो बहुत ही सिंपल सा है, और इसको पूरे इंडिया में रोल आउट किया जाएगा, पूरे इंडिया में चलाया जाएगा। और हेल्थ कार्ड जो है वो सीएपीएफ के पर्सोनल जो हैं, उनके एम्प्लॉइज हैं, उनको दिए जाएंगे, उनके फैमिली मेंबर्स को दिए जाएंगे। और उम्मीद है कि 35 लाख कार्ड जो हैं वो दे दिए जाएंगे दिसंबर 2021 तक, मतलब इस साल के खत्म होते होते दे दिए जाएंगे। और जब मैं सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ तो 7 तरह के इनके डिपार्टमेंट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, जैसे असम राइफल्स है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है हमारे पास, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ हम कह देते हैं उसको, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है हमारे पास, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, और सशस्त्र सीमा बल है। मेरे ख्याल से ये 7 के 7 शायद बच्चों को पता होंगे। तो इन सभी के पर्सोनल को, सभी में जो काम कर रहे हैं, सबको ये मिलेगा। और आपने याद रखना है, यहाँ पे बात करो अमित शाह जी की, जो कि होम मिनिस्टर है, सबको पता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है वो इनके अंडर आती है, पहले यूनियन मिनिस्टर हैं क्योंकि अभी अभी इस मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर है। गांधीनगर पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, लेकिन अभी अमित शाह जी की है। नेक्स्ट आते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक कोलैबोरेशन किया है कौन से बैंक के साथ, ताकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को उनको प्रोत्साहन दिया जा सके और नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा सके कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट अपनी कंपनी करवाएं, तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। रिसेंटली इसी तरह का एग्रीमेंट जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ भी साइन किया है, कि जो छत्तीसगढ़ की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको इनकरेज करना है, उनका मोटिवेशन बढ़ाना है, ताकि वो किस तरह से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करवा के फायदा ले सकती हैं। और अभी जो है वो बैंक के साथ जुड़े हैं, और बैंक का नाम क्या है हमारे पास? एचडीएफसी। तो एचडीएफसी के साथ जुड़े हैं ताकि अलग अलग तरह की सहायता जो है वो नए स्टार्टअप्स को मिल सके। लाइक फाइनेंस की जो सहायता है वो कौन कर देगा? एचडीएफसी कर देगा। जो गाइडेंस है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कर देगा। तो जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो एचडीएफसी प्रोवाइड कर देगा। अगर कोई और सहायता चाहिए, किसी तरह के ट्रेनिंग चाहिए, बेनिफिट चाहिए, वो सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करेगा। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो अपनी कंपनी को लिस्ट करते हो, तो इसका फायदा जो कंपनी को मिलेगा, उसी के लिए ये एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे 2 चीजें याद रखने वाली होगी आपके पास, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जरूर याद रखना है, 1875, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, और 1875 में इसको बनाया गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है इसके? आशीष कुमार, याद रख सकते हो, आशीष कुमार, आशीष कुमार चौहान पूरा नाम है इनका। और हेडक्वार्टर आपको पता ही है मुंबई में है। एचडीएफसी के बारे में याद रख सकते हो, 1994 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसके जो हेड हैं, मतलब जो एमडी और सीईओ हैं, वो शशिधर जगदीशन हैं। टैगलाइन है इसकी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। और इसका चैटबॉट नाम क्या है? अभी किसी बैंक के एग्जाम में पूछा गया है। इसके चैटबॉट का नाम है ईवा, चैटबॉट का नाम है ईवा। तो याद रखेंगे, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ भी हुआ है और एचडीएफसी के साथ भी हुआ है, काम सेम करेंगे। एक बुक लिखी गई है द सेज विद 2 हॉर्न्स, मतलब 2 सींग हैं, एक सेज है, मतलब कह सकते हो कि एक जो है वो पंडित की तरह दिखाए जाने वाला इमेज है, जिसमें 2 सींग लगे हुए हैं। अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, जो पुरानी स्टोरीज हैं, उसमें से लिया गया।
और ये बुक किसने लिखी है, ये टाइटल है पूरी बुक का। और ये बुक लिखी है सुधा मूर्ति ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुधा मूर्ति। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुधा मूर्ति जो है वो चेयरपर्सन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और वो है इन्फोसिस फाउंडेशन। याद रखोगे, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन कौन है? सुधा मूर्ति। और आप कह सकते हो कि रिनाउंड ऑथर तो है ही हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये दोस्तों ऐसे नहीं कि इन्होंने ये पहली बार बुक लिखी है, ये फिफ्थ टाइम। वैसे तो इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, बच्चों की बुक्स बहुत लिखी हैं। ये इन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने माइथोलॉजी, मतलब जो पुराना लिटरेचर है हमारा, उससे रिलेटेड जो है वहां से कुछ स्टोरीज उठा के उससे जोड़ के जो है वो कुछ बुक्स लिखी हैं। तो ये पांचवी बुक है उस सीरीज की, पांचवी बुक है। इससे पहले ये 4 बुक्स लिख चुके हैं इसी माइथोलॉजी सीरीज की, ये पांचवी बुक है। और इसमें बताया गया है कि पुराने जो राजा थे, रानियां थी, जो पुराने भगवान थे, या आप कह सकते हो कि जो फीमेल गॉडेस थे हमारे पास, या आप कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन या वुमेन दिखाए गए हैं जिनके पास कुछ पावर्स जो हैं वो अलग अलग माइथोलॉजी रिलेटेड बताई गई हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और सुधा मूर्ति बहुत सी बुक्स लिख चुकी हैं पहले भी, इंग्लिश और कन्नड़ में लिख चुकी हैं, लाइक नॉवेल्स लिख चुकी हैं, बहुत टेक्निकल बुक्स लिख चुकी हैं, क्योंकि एक बहुत टेक्निकल अच्छी फॉर्म में जो है वो चेयरपर्सन है। अलग अलग जगह पे वो जाती हैं, उसके बारे में भी लिख चुकी हैं। तो एक नाम जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, एक सुंदर सा कवर पेज आप देख सकते हो कि एक ऋषि मुनि आप देख रहे हो, सेज देख रहे हो, जिनके पास 2 सिंग लगे हुए हैं, तो उनके बारे में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो वो सुधा मूर्ति ने लिखी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिश जो है वो किसने किया, लेकिन पब्लिशर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु लॉन्च्ड विसल ब्लोअर पोर्टल टू रेज कंप्लेंट ऑन करप्शन? तो देखो यार, अभी रिसेंटली हमने एक विसल ब्लोअर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। विसल ब्लोअर पोर्टल का मतलब जो है बहुत ही सिंपल है कि जो करप्शन है उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? IREDA ने। इसका मतलब है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये करप्शन से रिलेटेड है। ये आपको पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है। और अभी हमने रिसेंटली विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी बनाया है, जिसमें हमने करप्शन को रोकना है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। और ये सप्ताह दोस्तों 26 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर के बीच में मनाया गया। इस चीज़ को आपने याद रखना है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे विसल ब्लोअर पोर्टल को लॉन्च करते हुए, और इसकी खासियत क्या है कि ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक को जो है वो आगे बढ़ाता है 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में, जिसमें जो IREDA के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रॉड है, करप्शन है, कोई पावर का गलत यूज़ कर रहा है, तो उसके बारे में कंप्लेंट की जा सकती हैं। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक का जो थीम है वो याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। अब आत्मनिर्भर तो होना है, लेकिन हमने पूरी सक्षमता के साथ आत्मनिर्भर होना है, उसमें करप्शन फ्रॉड को कोई भी जगह नहीं है, और इसको खत्म करना है। और जीरो टॉलरेंस जो है वो रखनी है हमने, और जीरो टॉलरेंस को बढ़ावा देना है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो आप करप्शन को बिल्कुल खत्म कर देना है। और ये काम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1964 में इस बॉडी को क्रिएट किया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी, के सनातनम कमेटी, के सनातनम कमेटी। इस कमेटी की सहायता से जो है वो इसका गठन किया गया था, चीफ विजिलेंस कमीशन का। और आजकल CVC कौन है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश एन पटेल हैं, सुरेश एन पटेल। ये भी आप नाम याद रखोगे। तो 2-3 चीजें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और IREDA इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए नहीं है, लाइक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप हैं, प्रदीप कुमार दास। पूरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसकी जो स्थापना है वो 1987 में की गई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो इसको। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। एक बुक आ गई फिर से, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी। तो नाम से पता लग रहा है कि यार एक जर्नलिस्ट ने इस बुक को लिखा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से ही याद कर लें कि किसने इस बुक को लिखा है। इसको प्रदीप मैगजीन ने लिखा है, याद रखना है, मैगजीन से याद रहेगा, बहुत ही आसानी से इसको याद रख सकते हो। लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं, देखो बुक के नाम से ही पता लग रहा है कि ये बुक के उसके बारे में नहीं, क्रिकेट के बारे में तो बताया हुआ है कि किस तरह से कोई मेमोरेबल मूवमेंट, कोई याद रखने वाली क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ही अच्छा कुछ हुआ हो तो उसके बारे में बताया हुआ। लेकिन साथ ही साथ इसमें कश्मीर के हालात के बारे में भी बताया हुआ है कि 1950s में किस तरह से पंजाब में जो है वो दंगे होने स्टार्ट हो गए थे, किस तरह से मंदिर मस्जिद की बात करके जो लोगों में लड़ाई जो है वो लगाई गई, लोग एक दूसरे के खिलाफ किए गए, और किस तरह से पॉलिटिक्स की गई, और आज कश्मीर की सिचुएशन कैसे बन चुकी है। तो मतलब एक अच्छा जो है वो बुक का टाइटल, जिसको डिस्क्राइब करना जो है बहुत ईजी है, बुक को पढ़ के आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। और इसमें बताया गया है, ये बहुत ही फेमस ऑथर है प्रदीप मैगजीन। और मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉट क्वाइट क्रिकेट, ये बुक लिखी गई थी, बहुत फेमस बुक है, शायद काफ़ी बच्चों ने नहीं सुना होगा इसका नाम।
मैं बता देता हूँ कि जो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का एक स्कैंडल हुआ था वो इसी बुक से पर्दाफाश हुआ था। नॉट क्वाइट क्रिकेट, मतलब ये क्रिकेट जो है वो एक्चुअल में गेम नहीं था, करप्शन थी इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें मैच फिक्सिंग होती थी, तो इसी नॉवल से जो एक्सपोज हुआ था, वो भी प्रदीप मैगजीन ने लिखी थी। तो याद रख सकते हो, देखो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, 3 बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, 4-5 बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, गली क्रिकेट या ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो उसका एक कवर पेज जो है वो यहाँ पे लगाएगा। और रामचंद्र गुहा जी इसको रिकमेंड करते हैं। रामचंद्र गुहा मतलब एक बहुत फेमस हिस्टोरियन, बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा, रामचंद्र गुहा जी की वो बुक लिखी हुई है, और मेरे ख्याल से हर यूपीएससी एस्पिरेंट ने उसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि मेंस में या इंटरव्यू में बहुत बहुत काम आती है वो बुक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पिक्चर से करेंगे हम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसी जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने जो है वो एक आप कह सकते हो फैसिलिटी लॉन्च की है, एक एडवांस 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, और वो आसपास के जो एरिया हैं उनमें जो है वो हेल्प करेंगे, लाइक टेली मेडिसिन में, डिजिटल हेल्थ में, बिग डाटा जो सेव करना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी में ये टेराफ्लॉप्स जो 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, ये उन एरियाज के जो ये बिजनेस है उनको हेल्प करेंगी, खास करके स्टार्टअप्स को। और ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है याद रखना जहाँ पे इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया, ये है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको हम नबी इंस्टीट्यूट कह देते हैं, और ये कहाँ पे है, मोहाली। मोहाली कहाँ पे दोस्तों, पंजाब के अंदर। तो यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया और जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आप पिक्चर से कवर करोगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, कम से कम एक दोस्त को तो यार शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी के अभी सब्सक्राइब करोगे फिर आगे बढ़ोगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तभी जो है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसमें क्वेश्चन क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $61 मिलियन का एक लोन जो है वो अप्रूव किया है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, कौन से एरिया की। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्बन डेवलपमेंट की, एरिया की बात हो रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये लोन दिया है कितना, $61 मिलियन का। $61 मिलियन का मतलब है 453 करोड़ के आसपास जो है वो ये लोन दिया जाएगा, और ये अगरतला के अर्बन डेवलपमेंट के लिए है, मतलब वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पे जो आप कह सकते हो कि ड्रेनेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये लोन दिया गया है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कौन सी स्टेट की, त्रिपुरा की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लाइमेट को अच्छा करने के लिए रोड्स बनानी है, क्लाइमेट जो है वो ख़राब ना हो उसके लिए काम करना है, तो इसलिए ये दिया गया है। और एशियन डेवलपमेंट के बारे में याद रखें, 1966 में बनाया गया है। इसके हेड जो है वो मस्त सुगु जी हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। कितनी कंट्रीज मेंबर हैं इसकी, 68 कंट्रीज मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगरतला को ये लोन दिया गया है। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि एचडीएफसी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 100% स्टेक खरीद सकते हैं। सिर्फ इस लाइन को पढ़ लें और कुछ नहीं पढ़ना आपने। एडीबी वाला क्वेश्चन अभी करके हटे हैं। आरबीआई ने कुछ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है वो बैंक्स के लिए लॉन्च किया है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में यही होता है कि जो बैंक्स का एनपीए बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनके ऊपर निगाह रखी जाती है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उसी को कहा जाता है। और ये जो अभी चेंज किया गया है ये सारे शेड्यूल बैंक्स के लिए ऊपर अप्लाई होगा, जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं, लेकिन ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, पेमेंट बैंक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आरआरबीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ किसके ऊपर है, ये सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अप्लाई होगा। और इसमें खास बात क्या है, इसमें 3 फैक्टर जो है वो ध्यान में रखे जाएंगे। कौन कौन से, एक तो कैपिटल देखी जाएगी, एक एसेट क्वालिटी कि जो पैसा वापस आ भी रहा है या नहीं आ रहा, एसेट की क्वालिटी क्या है, किसको लोन दिया है, पहले वापस आया नहीं आया, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी। ये पहले होता था प्रॉफिटेबिलिटी, अब इसको चेंज कर दिया, लेवरेज कर दिया है। लेवरेज कर दिया है मतलब जो एसेट जो है आपके पास गिरवी रखा हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है वो भी साथ में देखा जाएगा। तो ये 3 है। पहले लेवरेज की जगह क्या होता था, प्रॉफिटेबिलिटी होता था, बस ये चेंज किया गया है, और ये 1 जनवरी 2022 से जो है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 ऑर्गेनाइजेशंस पे यहाँ पे नाम हैं जिन्होंने एमओयू साइन किया। एक है TIIC, इसका मतलब है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। एक है SIDM, इसका मतलब सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। और एक है CII, इसका मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है SIDM, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। मतलब तमिलनाडु के अंदर जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के कुछ यूनिट जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि मैन्युफैक्चरिंग की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं जो कि इन डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं वो तमिलनाडु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें, इतना का याद रखें। और तमिलनाडु का टारगेट है कि हमने तमिलनाडु को जो है 2030 तक $1 ट्रिलियन वाली स्टेट बना देना है। मतलब उसकी जो स्टेट जीडीपी है
वो $1 ट्रिलियन कर देनी है। ये तमिलनाडु का लक्ष्य रखा गया है और ये बहुत पुराना लक्ष्य है। जब वहाँ पे करुणानिधि जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होते थे उस टाइम पे लक्ष्य था, लेकिन अभी जो स्टैलिन है, जो एम के स्टैलिन हैं, जो कि करुणानिधि जी के बेटे हैं, उन्होंने भी जो है यही टारगेट आगे रखा है, तो याद रखोगे। और तमिलनाडु के गवर्नर आपको पता ही है कौन है, आर एन रवि, ये भी याद रख सकते हो। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इकोनॉमी इज नाउ फॉर्मल आफ्टर कोविड डिजिटाइजेशन ड्राइव। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोविड से पहले हम इतना डिजिटल नहीं थे, लेकिन कोविड के बाद ज़्यादा डिजिटल हो गए, सारी ट्रांजेक्शन हम ज़्यादातर डिजिटल करते हैं। तो 80% जो इकॉनमी है, जो बिजनेसेस हैं, वो क्या हो चुके हैं, डिजिटल हो चुके हैं। क्योंकि 2018 का अगर देखोगे डाटा, तो 52.4% जो है वो हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर होता था, जिसमें डिजिटाइजेशन नहीं थी, नहीं पता था उसके बारे में, बिजनेस के बारे में। लेकिन अब 80%, मतलब ऑलमोस्ट 15 से 20% ही रह गए इनफॉर्मल। नेक्स्ट हमारे पास एक कोल्ड चेन जो है वो कंपनी है जिसका नाम है टीसीआई कोल्ड चेन सोल्यूशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसी का ये एक ग्रुप है। और उन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया कंपनी जापान के साथ, मित्सुई कंपनी के साथ, ताकि जो कोल्ड चेन है बिजनेस की उसको बढ़ाया जा सके जापान के साथ मिलके। और जो भी सामान है इधर से उधर लेके जाना है, जिसको जो है वो जल्दी ख़राब होने वाला सामान है, तो उसको हम जो है वो कोल्ड स्टोरेज के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मछली है या कुछ और है तो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है जो ख़राब हो सकती है। और इससे कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया के अंदर इंप्रूव होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ सकते हैं इस लाइन को। नेक्स्ट आते हैं 2 और 3 नवंबर 2021 का क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, 70% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कवर्ड बाय कालाहारी डेजर्ट। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया कि कालाहारी डेजर्ट कौन सी कंट्री में है, ये आपको बताना चाहिए। पहले तो कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए यार, अफ्रीका में है, ये याद होना चाहिए। फिर वो कौन सी कंट्री में लाई करता है। अब देखो वो एक कंट्री में नहीं लाई करता, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो वो नामीबिया के अंदर लाई कर रहा है। देखो ये कालाहारी डेजर्ट है जो आपको डार्क दिख रहा है यहाँ पे। साउथ अफ्रीका में भी इसका कुछ पार्ट आ रहा है, कुछ बोट्सवाना में भी आ रहा है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 70% पार्ट जो है वो कौन सी कंट्री में आ रहा है। 70% आप देख रहे हो कि कौन सी कंट्री में आ रहा है, बोट्सवाना में आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आंसर जो है वो क्या होगा, बोट्सवाना होगा। लेकिन आपने भी बोट्सवाना याद रखना है। अगर आपको एक ऑप्शन आता है तो आपने यही टिक करना है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका भी आंसर हो सकता है, अदरवाइज आपके पास नामीबिया भी जो है वो आंसर हो सकता है। तो बिल्कुल इतना जो है वो आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कवर कर रहे हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। फिर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आल्सो नोन एज द रेनबो नेशन। तो याद रखना है रेनबो नेशन किसको कहा जाता है। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। इसके बाद हम या तो एशिया या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में से कुछ स्टार्ट करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि फिर से जो है वो बैंकिंग वाला पार्ट जो है वो हम स्टार्ट कर सकें। और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। लेकिन अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी इस चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर आगे बूस्ट करेगा। इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।